दोस्तों, टाउन स्टोरीज़ के द टॉक शो में मैं नाज़िम आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है एक बहुत ही काबिल और बहुत ही मशहूर एडवोकेट मैडम फरहाना शाह। इन्होंने 93 बॉम्ब ब्लास्ट के जो केसेस थे उसमें कई लोगों को बेल दिलाने का काम इन्होंने किया है और उसमें सेलिब्रिटी संजय दत्त भी शामिल है। उसके बाद जो 26/11 में भी अजमल कसाब का जो केसेस थे उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है हमारा आप अंत तक ज़रूर देखें। इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो सीखने लायक है, समझने लायक है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लायक है कि किस तरह एक औरत जो है अपनी लाइफ में इस मकाम तक पहुंच सकती है। तो आज मिलते हैं हमारे मेहमान से, मैडम फरहाना शाह से। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे देखने वालों को बताइए आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। लाइफ जर्नी तो इतनी शॉर्ट पीरियड में बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हालात हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और काफ़ी लंबा अरसा है और काफ़ी चीज़ें इस दौर में चल चुकी है। बस मैं इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला का जो भी है रहम करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज जिस मुकाम पर है सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो हमारी अम्मी हैं। हमारी अम्मी की वजह से हम इतना पढ़ लिए और आज जिस मुकाम पे हम खड़े बस उन्हीं की बदौलत है। उसके बाद हमारे टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, हर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा साथ दिए और प्रोफेशन में आने के बाद भी बहुत सारे सीनियर्स है उन्होंने भी दिए साथ, नो डाउट अबाउट इट। और शादी के बाद तो हमारे शौहर हमसे मतलब उनका जो राफ्ता था हमारे साथ वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने बहुत ही मुझे एनकरेज किया और हर वक्त मेरे साथ वो खड़े रहे। आज वो हमारे साथ नहीं है। जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं बहुत हिल गई थी। ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई। लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की वजह से फिर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने सर पर और ख़ास करके कौम की ज़िम्मेदारी, केस की ज़िम्मेदारी, तो बस चलते रहे। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी लिखी है तब तक तो जीना ही है। खैर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बस ये कहूँगी कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ इन सब की बदौलत और हमारे घर वालों की बदौलत। और मुश्किलें तो हर दौर में आती है और हर किसी को आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी रहता है। इट इज़ नॉट वी आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन आवर माउथ, बट वी हैव टू स्ट्रगल। हमको स्ट्रगल करके ही कुछ ना कुछ हासिल करना है और स्ट्रगल करने के बाद जो चीज़ हासिल होती है ना उसकी कुछ सेटिस्फैक्शन और दिली सुकून जो रहता है ना वो बहुत ही अलग रहता है। हालांकि हम चाहते थे हम डॉक्टर बने, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से साइंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी लेबोरेटरी में। इसकी वजह से मुझे साइंस फैकल्टी छोड़नी पड़ी और फिर आर्ट्स में हमने कंटिन्यू किया। सोचा हमने कि क्या करें, पढ़ने का तो शौक़ था तो फिर एलएलबी के लिए ज्वाइन कर लिया सिद्धार्थ कॉलेज में। वहीं पे बस वो मतलब मॉर्निंग सेशन में कॉलेज रहती थी बिटवीन 7:30 to 10 और उसके बाद हम सर्विस करते थे अल हयात में। तो वहाँ पे पढ़ने लगे, एलएलबी कंप्लीट हो गई तो अल हयात से भी लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं आप कंटिन्यू कहा। मैंने कहा अब एलएलबी की डिग्री लेके मैं यहाँ पे सिर्फ एज अ टेलीफोन ऑपरेटर और सेक्रेटरी और वो बन के नहीं रह सकती हूँ ना। आई हैव पोजेस सम डिग्री। तो वहाँ पे सिर्फ फज़ल भाई अत्तारी करके थे जिन्होंने मुझे बहुत सराहा। बोले नहीं नहीं बेटा आपने तालीम इतनी हासिल करी है तो आप कुछ आगे करो। और फिर हम चले गए हाई कोर्ट में। वो उस वक्त का दौर ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि जैसे आज अगर कोई एलएलबी करता है तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपको जो है इंटर्नशिप के लिए मौका मिलता है, आपको कोर्ट्स जाने मिलता है, पुलिस स्टेशन जाने मिलता है, जेल विज़िट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन हम जिस दौर में पढ़ रहे थे अराउंड 87-88 में, उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं थी। मूट कोर्ट भी नहीं था,
एक आध मूड कोर्ट कभी हो जाता था, अदरवाइज़ इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। हमको तो कभी कोर्ट में भी नहीं लेकर गए, बस जब पढ़ लिए तो ऐसे ही फेंक दिए कि हाँ जाओ अब आप प्रोफेशन में प्रैक्टिस करो। तो मुझे तो अचरज की बात ये होगी कि मुझे तो हाई कोर्ट भी पता नहीं था कि कहाँ है, इतनी मैं जानते नहीं थी यहाँ। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन में ज्वाइन किए तो तजम्मुल हुसैन सरदार जो हमारे वो सीनियर थे, उनका भी इंतकाल हो चुका है, तो उनके साथ ज्वाइन किए। और उनके साथ ज्वाइन करने के बाद ही बॉम्ब ब्लास्ट का केस आपको पता है 1993 का, उस वक्त हम उनके साथ ही थे, तो फिर उनके साथ ही वो केस में जुड़े। और उसी वक्त हम तो फ्रेश ही थे, फ्रेश ग्रेजुएट थे एलएलबी के, तो जस्टिस JN पटेल जो थे वो ताड़ाकोट के जज थे, तो उन्होंने एक ब्रीफ मुझे दी कि आप ये एमिकस क्यूरे चलाओ। तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड बिकॉज मैंने कोई इंडिपेंडेंट ट्रायल हैंडल नहीं की थी और मैं नई थी प्रोफेशन में। तो उन्होंने कहा आपके सीनियर है ना आपको असिस्ट करने के लिए, नहीं तो कोर्ट इज़ ऑल्सो देयर टू टेक केयर। ठीक है, वो जानू कामलिया वेदकुली करके था बंदा जिसका केस मुझे दिए थे, और वो केस मिलने के बाद हमारे अब्बा का भी इंतकाल हो गया। और आई वॉज़ लिटिल बिट, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मैं उस वक्त। बट फिर जज साहब ने, जब ये हमारी कोर्ट फिर आर्थर रोड पे शिफ्ट हो गई थी 94 में, अप्रैल 94 में, तो उन्होंने मुझे बुला के पूछा था कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो उस्मान वंजारा सर थे एडवोकेट, उन्होंने कहा कि उनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो इसीलिए वो नहीं कर पाए। तो फिर बोले ठीक है आप अभी करिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका एप्लीकेशन फ़ाइल किया, बेल एप्लीकेशन, बिकॉज़ वो बंदा जो था वो एक फ़िशरमैन था, और वो जो रहते ना छोटी नाव लेकर जाते और मच्छी मार के और लेके आते और बेचते, वैसा था। तो बहुत सीधा साधा बंदा था, उसको तो पता भी नहीं था। उसकी बोट में कुछ लोग जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ हैं, शब्बीर कादरी वगैरह, उन्होंने उनकी बोट में वो बोले थे कि आपको ये कार्टून जो है ये वेस्ट है, बस उसको डंप करना है और आपको 300 रुपये देंगे। ये एग्री हो गया। एक साथ उस ज़माने में 300 रुपये मिलना, वो भी गांव खेड़े में, बहुत बड़ी बात थी। एक इंसान मतलब 300 रुपये में आराम से उसका, जैसे समझो कि कम से कम 15 दिन तो उसका घर चल जाए, वैसा है। तो वो एग्री हो गया। अब वो जाके डंप कर दिए, फिर वो आ गया, लेकिन वो बाद में अरेस्ट हो गया। तो अरेस्ट हुआ 8 अप्रैल 1993 को, तब जाके उसको पता चला कि उसमें, बिकॉज़ वो तो जानता नहीं था कि उसमें क्या है। तो जब वहाँ पर खोले, उन्होंने सीज़ किए, तो पता चला कि उसमें मैगज़ीन्स और कारतूस वगैरह थे। तो उससे टोटली इनोसेंट था, बट बिकॉज़ उसको तो कोई नॉलेज नहीं था कि उसमें क्या है। उसको तो खाली कहा गया था कि वेस्ट है और फेंकना है, और वो एग्री, और 300 रुपये भी नहीं दिए थे उनको। तो ये बेसिस को लेकर ही मैंने उनका बेल एप्लीकेशन चलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ताड़ाकोट के जज पटेल साहब ने उनको बेल भी दी, वो भी पर्सनल बॉन्ड पे। और मतलब बॉम्ब ब्लास्ट के केस में किसी को बेल पे छुड़ाना और पर्सनल बॉन्ड पे, इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। कोई उस वक्त मैंने बेल मिलना मुश्किल था कि बहुत सारे लोगों को, इतने सारे लोग कस्टडी में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मैंने कहा उनसे और बाहर आए, तो वो तो रो के मेरे पैरों पे गिर गया कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं छूट गया जेल से। तो साहब ने कहा था कि नहीं, आप उनका अटेंडेंस दिला के उनको भेज दो, फिर जब ज़रूरत रहेगी तो उनको बुला लेंगे अटेंडेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़्यादा लाइक, अब एक को पता चलता है तो माउथ पब्लिसिटी हर किसी के सामने होती है कि हाँ हमारे ये एडवोकेट ने काम किया है। ऐसे करके बस हम उस मैटर में ज़्यादा जुड़ गए। फिर और लोगों ने भी अप्रोच किया, बहुत सारे लोग उसमें गरीब ही थे, जो रायगढ़ वगैरह के लोग थे वो बहुत गरीब थे, तो उन सब का काम करते थे। बिकॉज़ उस दौर में भी यानी समझो ना कि वो लोग बेल पे छूटने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो ट्रैवल करके आए, तो वो फ़ीस कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। कन्वेंस के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। कभी आते थे तो वहाँ से किसी से मांग के आते थे कि हमको कोर्ट जाना है, फिर यहाँ से जाते थे तो हम लोग कोई हेल्प कर देते थे कि हाँ आपको रिटर्न जाना है, ऐसे हालात थे। और कितने लोगों के तो जॉब भी छूट गए थे बिकॉज़ केस में इन्वॉल्व होने के बाद तो, और ख़ास करके वो
उस वक्त का दौर आपको याद होगा तो बहुत ही एकदम टेंस सिचुएशन था। तो जैसे पता चलता था कि ये एक्यूज़ है बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, तो ना उसको जॉब मिलती थी और ना ही कोई फिर वापस एम्प्लॉय करता था, और जो जॉब थी भी वो भी छूट गई थी। बट खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बेल पे छूटे। बेल पे छूटने की भी वजह ये थी कि 1995 में जब संजय दत्त का मैटर था और सीबीआई वालों ने नो ऑब्जेक्शन दिए, तो उस वक्त भी उनका बेल यहाँ से तो रिजेक्ट हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एंडोर्स किया कि नहीं, जो उन्होंने लिस्ट बनाया है वो सही है। तो वो 12 लोग जिनको नो ऑब्जेक्शन दिए थे, उसी कैटेगरी में जितने लोग थे ना, तो फिर पटेल साहब ने उन सब को, उसी कैटेगरी वालों को, बहुत सारे लोगों को बेल दी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक ज़रिया बन गया था, नहीं तो उस वक्त बेल मिलना और ताड़ा के केस में इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोफेशन चलता रहा और हमारे 14 साल चले गए ताड़ा कोर्ट में। जो 1994 से हम आथर रोड में थे, तो 2007 में केस ख़त्म हुआ। पटेल साहब का भी प्रमोशन हो गया हाई कोर्ट में, लेकिन हम वहीं के वहीं थे। फिर जस्टिस कोदे आए, पीडी कोदे, तो वो भी थोड़ा उनको ये था कि पता नहीं, बिकॉज़ वो नए थे तो वो उनका ऐसा राफ्ता नहीं था। बट जब उन्होंने देखा कि हम कैसे काम करते हैं, तो उनको भी भरोसा हो गया। तो उनको तो हमने बहुत ही परेशान किया। जैसे कि कभी ऐसा होता था कि लास्ट जैसे 2-3 दिन की छुट्टियां आ गई, दिवाली वेकेशन आ गई, तो हम सैटरडे संडे के दिन भी हमने उनको काफ़ी बार कोर्ट में बुलाए, और वो घर पर किसी को एंटरटेन नहीं करते थे, तो वो कोर्ट में बुला के वो ऑर्डर पास करते थे। अभी किसी का इंतकाल हो गया, कि कोई बहुत बीमार है और लास्ट स्टेज पे है, तो लेकिन साहब ऑल द वे आते थे और फिर ऑर्डर पास करके वो ऑर्डर जेल में जाता था, उसके बाद ही वो जाते थे। तो बस ये दौर चला, बॉम्ब ब्लास्ट का केस चला। 123 एक्यूज़ थे, उसमें से 100 लोगों को कन्विक्शन हुआ, 23 लोग बाइज़्ज़त बरी हुए थे, और वो 23 में 12 हमारे क्लाइंट थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया ये मैटर अपील में। तो अपील में जब गया, तो अपील में भी जाने के लिए 12 लोग थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें याकूब मेमन भी एक थे और दूसरे 11 थे। तो हम 12 लोगों में से 11 को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी अपील वगैरह बना के भेजे थे। और जब हियरिंग के लिए मैटर आया, तो उस वक्त भी यानी यूँ समझिए ना कि इतने दौर चल चुका और इतने सारे चीज़ें हो चुकी, लेकिन फिर भी कोई लोग जल्दी से उन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और अगर कहते भी थे तो ये था कि डिमांड ज़्यादा रहती थी। किसी एडवोकेट ने तो सिर्फ वो जजमेंट, जो ताड़ा कोर्ट का जजमेंट आया था, वो पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। अब वो लोगों की इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतने पैसे दें, कहाँ से देंगे। तो उन लोगों ने फिर हमसे ही कहा कि बोले फरहाना आप तो जानते हो, कोई आपा बोलता था, कोई बाजी बोलता था। बोले आप तो हमारा केस जानते हो, तो हमको पूरा यकीन है कि आप अपनी पूरी कोशिश करोगे, आगे हम लोग, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी करेगा, तो आप ही हमारा जाके आर्ग्यूमेंट करो, ठीक है। उनका मैटर जब शुरू हुआ तब डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया, हमारे शौहर का। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस थोड़े अगेंस्ट में थे, वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे, बट वहाँ पे हमारे जो एडवोकेट थे सदपीर पिलानिया, उन्होंने माशाल्लाह थोड़ा संभाल लिए और कहा कि नहीं, एडवोकेट उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो आएंगे वो। तो फिर बस हम जनवरी से 2012 से वहाँ गए, 6 से 7 महीने तो कंटिन्यूस हमारा आना जाना रहा, सबकी अपील आर्ग्यूमेंट करे, और उसका नतीजा फिर 2013 में आया, 21 मार्च 2013। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फिर जो 10 लोगों का फांसी की सज़ा थी, 12 लोग थे टोटल, 12 लोग में से एक तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील ऑफ हो चुके थे, और बाकी 11 लोग थे। याकूब मेमन का किसी और एडवोकेट ने फ़ाइट किया था, बाकी 10 लोगों का हमने किए थे। तो उसमें से सारे लोगों की मौत की सज़ा कम्यूट होके लाइफ सेंटेंस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी लोगों को भी बहुत सारी रिलीफ मिली। एक बंदा था जो ऑलरेडी
13.5 साल अंदर गुजर चुके थे और वो बेल पर था, तो उनको भी छोड़ दिए अंडरगॉन पीरियड में। बाकी दूसरे लोगों का भी एज़ इट इज़, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ। 2-4 लोग थे जिनकी सज़ा 14 साल से बढ़ के लाइफ हो गई, वो कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा, और जिनकी कुछ सज़ा बाकी थी उनको वापस जाके फिर वो छूट गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये केस वैसे चल गया। और उसके बाद तो अभी भी है, बहुत सारे एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ है, कोई ना कोई आते रहता है, तो किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो मैटर तो लाइक नॉन एंडिंग मैटर है वो। और इस दौरान जो है पूरा प्रोफेशनल कैरियर आप बोलिए तो आर्थर रोड पे एक मैं ही वाहिद लेडी थी, और दूसरे आते थे एडवोकेट्स, बट कंटिन्यूस ऐसा कोई रिप्रेजेंट नहीं करता था जो मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो दूसरे और मेल एडवोकेट भी आते थे, काफ़ी लोग थे। कुछ लोगों का अगेंस्ट भी था ओपिनियन, लाइक कुछ लोग चाहते थे कि मैं वो केस से बाहर हो जाऊं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, ना ही मैंने कोई ऐसा किसी को बदगुमानी में रखा या किसी को झूठा दिलासा दे के रखा कि जिसकी वजह से लोगों को मेरे ख़िलाफ़ कोई प्रॉब्लम हो या शिकायत हो। छोटी मोटी नोक-झोंक तो हर जगह चलती रहती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द वे, मतलब पूरा बेसिक देखा जाए तो ऐसा कोई वक्त नहीं था। जितने चीज़ें आपको मैं बताऊं कि जितनी चीज़ें जैसे मुझे उन एक्यूज़ के और उनके घर वालों के बारे में पता थी, वो शायद उनके घर वालों को भी नहीं जानते थे, बिकॉज़ पूरा दिन हम लोग साथ में रहते थे, ट्रायल साथ में चलती थी, तो हर एक के घर की प्रॉब्लम आके डिस्कस करना, कुछ बताना, आपा बताओ क्या इसका रास्ता निकाले, ऐसा है, ये है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यही बस चलते रहा। इस बीच हमें एक ऑफ़र भी आया था, डॉक्टर साहब जैसे कि जीटी हॉस्पिटल में अटैच थे ऑनररी, तो उनका एक पेशेंट था जो गवर्नर के पास काम करते थे, तो उन्होंने कहा था कि आपकी मिसेस को हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट के लिए या कोई भी जज की कुर्सी के लिए। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया, बिकॉज़ मैंने कहा कि नहीं, ये फिर बॉम्ब ब्लास्ट के एक्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग इसमें गरीब हैं, इन लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं छोड़ दी तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, बिकॉज़ उनका तो कोई नहीं था, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैंने उनका वो फेवर नहीं लिया, मैंने बोला नहीं, मैं ये केस की ज़िम्मेदारी छोड़ के नहीं आ सकती हूँ। अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी में, या अगर आप इंडिविजुअल को भी देखेंगे तो एक इंसान की इंसानियत को मेजर करने के लिए उसके लिए क्या मापदंड है, एक कम्युनिटी को मेजर करने के लिए क्या मापदंड है, हम कैसे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, कैसे हम इसको मतलब इस्तेमाल में लाएंगे? सबसे पहले तो देखिए आपके खुद के घर का माहौल फर्स्टली काउंट करें, तो आपकी तरबियत कैसे हुई है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो आपको घर से नसीहत मिलती है, एडवाइस मिलती है, आपको तालीम मिलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। फिर आगे चल के जैसे अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती है, पढ़ लिख लेते हैं तो डेफिनेटली हम एक कदम अपने माँ बाप से और आगे हो जाते हैं, बिकॉज़ हम लोगों को उनसे ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। बट ये नॉलेज जो है ना, वो एक ही रास्ते पे जैसे चल रही है, सही रास्ते पे चल रही है तो इट इज़ वेरी गुड, और कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो फिर यू हैव टू चेक योरसेल्फ। आपको अपने आप को चेक करना है कि हम जो कर रहे हैं या हमने जो आगे कुछ किया या हम जो आगे करेंगे उससे किसी को नुकसान हो या नहीं हो या फ़ायदा हो, दैट ऑल्सो यू हैव टू काउंट। अब देखिए आजकल तो बहुत ही माहौल अलग है, बिकॉज़ टेक्नोलॉजी जो एक्सटेंड तक बढ़ी है आगे 21st सेंचुरी में, नो डाउट इट इज़ वेरी नाइस कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो नहीं जानते थे, आज तो हम सिर्फ गूगल पे एक वर्ड अगर आप डाल दो तो सारी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मिल जाएगी उसको आपके। तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको सब चीज़ की मिल सकती है। तो फिर आप किसी कम्युनिटी को ले लो या किसी इंसान को ले लो,
उसका मद्देनज़र एक ही माइंड पे फोकस मत कीजिए ना कि हाँ, अगर आपके दिमाग में किसी ने डाला है जैसे कि ये कम्युनिटी के लोग या ऐसे लोग उनका सिर्फ ये ना दे आर वेरी मतलब फंडामेंटलिस्ट है या ऑर्थोडॉक्स है, तो ये जो दिमाग में आपके बना हुआ है ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट. यू शुड हैव योर ओन परसेप्शन. आपको अपना एक परसेप्शन बनाना है, अपने ज़रिए इस्तेमाल करने हैं. जैसे आप गूगल पे डालते हो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. वैसे किसी कम्युनिटी या किसी इंसान के बारे में भी आपको जानना है तो आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो कि वो इंसान कैसा है. तो कहीं भी जाओ या कहीं भी कोई भी इंसान के कांटेक्ट में आओ, नो डाउट फर्स्ट तो इंटरेक्शन से भी बहुत सारी चीज़ें आपको जायज़ा हो जाएगी कि वो आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो बंदा आपको कैसे जवाब दे रहा है. अगर फिर उसके बाद भी आपको डाउट है तो यू शुड डू योर ओन रिसर्च. आप ढूंढो कि वो बंदे के बारे में या वो कम्युनिटी के बारे में आपके दिमाग में जो बात बनी हुई है या आपने जो पढ़ा है, व्हाट्सएप पे बोलो या फेसबुक पे बोलो या ट्विटर पे बोलो, वो सही है या गलत है. और अगर सही नहीं है तो फिर यू वॉट एवर आइडिया या वॉट एवर परसेप्शन यू आर गेटिंग और वॉट एवर रिसर्च यू डू एंड यू गेट, दैट शुड बी योर स्टैंड. इट इज़ नॉट सो दैट आपने सुन लिया तो बस सुन के उसके ऊपर बिलीव कर लिए, या आपने कुछ देख लिया और देख के वो हाँ आपको ये ऐसा लग गया कि हाँ ये सही है, बाकी सब गलत है. नो, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल. द अल्टीमेट थिंग या अल्टीमेट रीज़न विच यू शुड हैव इज़ दैट यू योरसेल्फ बिलीव. आप खुद बिलीव कर रहे हो कि नहीं ये सही है और ये गलत है, और ये मैंने जाना है बिकॉज मैंने खुद ने रिसर्च किया है, और मैंने खुद ने रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ या पहुंच रही हूँ कि ये सही है और ये गलत है. तो आज का अपना स्टैंड और आज का अपना मुआयना जो है लोगों का, वो इस बेसिस पे होना चाहिए, नॉट ऑन समबडी से कि आप किसी की कही सुनी और आपने बस उसी को आगे बोल दिया या उसी को फॉरवर्ड कर दिया. नो, दैट इज़ नॉट द रीजनिंग, बिकॉज वी आर नॉट बिहाइंड नाउ, वी आर इन 21st century एंड वी आर गोइंग अहेड. So you should go ahead and find out yourself कि what is said to you is correct or not correct. मैडम अगला क्वेश्चन ये है मेरा कि नॉर्मली आपका जो काम है ज़्यादा करके जो है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसमें आप काम कर रहे हैं. तो जब आप पूरा दिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह के एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं हम कि नॉर्मली उन्हीं से डील करना पड़ता है, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हमारे अंदर एक एटीट्यूड बिल्डअप हो जाता है, उस टाइप से एक इंक्लिनेशन हो जाता है. तो आप कैसे मैनेज करती घरेलू ज़िंदगी में और फिर ये सोसाइटी में अपने आप को? अच्छा सवाल है आपका. बेसिकली देखिए तो नो डाउट कि हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उठना बैठना है, काम करना है, बहुत सारे लोग हैं. हाँ, लेकिन घर पर मैं ये कहूँगी कि आई एम नॉट एडवोकेट फरहाना शाह, आई एम जस्ट फरहाना इन शॉर्ट. अब उसको थोड़ा एलाबोरेट करूँ या उससे परे करूँ तो फिर ये रहेगा कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो आई एम डेफिनेटली लीविंग फॉर माई वर्क. कि मैं हाँ मुझे पता है कि मैं कोर्ट जा रही हूँ, वहाँ पे जाके मुझे काम करना है, मुझे अपना काम करना भी है, अपने क्लाइंट से भी डील करना है, कोर्ट में भी ये रिप्रेजेंट करना है, डिपार्टमेंट में भी लोगों को फेस करना है, वॉट एवर इट इज़ लाइक इन शॉर्ट. बट जब मैं घर आती हूँ तो आई हैव टू बी अगेन अ मदर, अ सिस्टर, अ वाइफ, अ सिस्टर इन लॉ. तो आई हैव टू डेफिनेटली चेंज एंड स्किप माई सेल्फ. तो ये जो चीज़ है ना वो डेफिनेटली इट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस ऑल्सो. और इतने सालों के बाद जैसे हम लोग बेटी लड़की जब पैदा होती है तो बच्ची रहती है, थोड़ी बड़ी होती है तो बहन भाई सबको लेके चलती है. अगर बड़ी बहन है तो छोटे भाइयों को लेके चलती है, छोटी बहनों को लेके चलती है. फिर जब शादी होती है तो अपने शौहर है, ससुराल है, वैसे लेके चलती है. वैसे ही हमारा भी रोल समझ लीजिए कि हम भी जब कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली आई एम एडवोकेट फरहाना शाह and I am representing not only myself but my community also. I always think that because जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया था उस वक्त बहुत कम लड़कियाँ थी
स्पेसिफिकली फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी हु आर डूइंग लॉ। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे बाद में कहा कि मैडम आपको देख के हमने अपने बच्चियों को वकालत में प्रमोशन एजुकेशन दिलाया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और आज भी देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लड़कियां जो है ना, इंटर्न्स बोलिए, जूनियर्स बोलिए, तो लड़कियों की तादाद बढ़ गई है। वकालत के प्रोफेशन में लड़कियों की तादाद बढ़ गई है लड़कों के ज़रिए। तो इट इज़ वेरी मुझे तो बहुत खुशी है, नो डाउट अबाउट इट, कि लड़कियां माशाल्लाह आगे जा रही है, पढ़ रही है। बट इस पढ़ाई को, इस जो हमारा एडवोकेसी है, एजुकेशन है, उसको हमें लेके चलना है। बट घर पर इसको लेके नहीं चलना है। घर पर यू हैव टू बी अ मदर, यू हैव टू बी अ सिस्टर, यू हैव टू बी अ वाइफ, यू हैव टू बी अ डॉटर। यू कैन नॉट जस्ट से कि नहीं, मैं अगर बाहर मैं वकालत करके आ रही हूँ तो मैं घर पर भी आके अपना वकालतगिरी दिखाऊँ। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बिकॉज घर का माहौल है। एट होम यू आर जस्ट योर सेल्फ। वो ईगो आ जाता है ना, वो ईगो नहीं आना चाहिए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आप में ईगो आ गया तो फिर आपकी फैमिली लाइफ कभी भी अच्छी नहीं चल सकती है। सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड कि नहीं, यू आर एडवोकेट, नो डाउट, for the society, for the people, for the community, you are advocate, you are representing yourself as an advocate. But at home you are just what you are, and not your tag, like not your profession comes into picture. Profession आपका आपकी घरेलू ज़िंदगी को हानि नहीं करना चाहिए। That should be your attitude. मैडम, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में कि बच्चियों को जो है शुरुआत में पूरी मेहनत से, जुस्तजू से उनको एडमिशन किया जाता है पढ़ाने के लिए स्कूल में, और जैसे जैसे वो ग्रेजुएशन एसएससी लेवल तक आती है तो उसके बाद जो है उसकी शादी के बारे में फ़िक्र करना शुरू कर दी। यानी कि उसके कैरियर के बारे में फ़िक्र नहीं होती कि भाई वो आगे कैसे पढ़े, लेकिन हम लोग ये सोचने लगते हैं कि आप इसकी शादी कर दो और इसको निपटा दो। तो ये तरीका जो है, ये क्या जायज़ है? क्या ऐसा होना चाहिए? या लड़कियां अगर उनको सही से एजुकेशन ही नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगी कैसे, वो एक अपना इमेज बनाएंगी कैसे? तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, ये एक माँ बाप के नज़रिए से देखें तो एक उनका मानना भी एक तरीके से सही है। आई एम नॉट टेलिंग कि इट इज़ रॉन्ग। हर माँ बाप को रहता है कि हमारी बच्ची अच्छे घर में जाए, उसकी अच्छे घर में शादी हो और जल्दी शादी हो, ताकि वो ज़्यादा एज हो जाती है तो फिर माँ बाप को फ़िक्र रहती है कि बच्ची को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। नो डाउट अबाउट इट। बट आज का माहौल अगर आप देखें, आज की टेक्नोलॉजी देखें, आज का हम लोगों का जो इंटरेक्शन है, लोगों का बाहर जाना, जैसे पहले के दौर में इतना नहीं था, बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी नहीं थी, तो लोग सोचते थे बहुत लिमिटेड, कि हाँ करीबी रिश्ते में रिश्ता है, शादी कर दिए, बच्ची खुश है, दैट्स ऑल। और लड़का कुछ काम कर रहा है या अपना बिजनेस संभाल रहा है तो हमारी बच्ची को खुश रखेगा। दैट वाज उनका एक रिस्ट्रिक्टेड नज़रिया था। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो बच्चियां, जैसे आज का यूथ इतना प्रोग्रेस कर रहा है और इतने आगे जा रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम आ गए जहाँ पे पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी सब वे में आगे पहुँच रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो माँ बाप को ज़रूरी है कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाए, अपनी बच्चियों को दे शुड एनकरेज। ऐसा उनको ये नहीं बोले कि हाँ बस तेको जाके चूल्हा चक्की तो करना है और बस बाद में शादी करके जाएगी तो चूल्हा ही संभालना है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। आप अपनी बच्चियों को भी उतना ही माहौल दीजिए जितना अपने बेटे को कभी सोचेंगे तो इधर यू आर ड्राइंग अ डिस्क्रिमिनेशन। आप अपनी बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि बेटे की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो और बेटी को नहीं दे रहे हो। बट आज ज़रूरी है कि बेटियां भी पढ़ें, बेटियों के साथ साथ बेटे भी पढ़ें, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज बेटों को भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, उतना इल्म होना चाहिए कि वो लड़कियों की, अपनी बीवी की, अपनी बहन की या अपने दोस्त की बहन की कैसे इज़्ज़त करें। तो दोनों के लिए ज़रूरी है। बट लड़कियों को सिर्फ ऐसे इतना ही पढ़ाओ फिर आगे उसको करियर चूज़ करने नहीं दो, दैट इज़ रॉन्ग। उनको माँ बाप से मैं ये कहूँगी कि आप ये सोचो ना
कि आपकी बच्ची अगर पढ़ लेती है और आपकी बच्ची कोई मुकाम हासिल कर लेती है तो ये आपके लिए एक प्राउड वाली फीलिंग होगी, यू नो। वो बच्ची खुद से अपने ये बोलेगी कि ये आज मैंने जो मुकाम हासिल किया है वो हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमने हासिल किया है। तो ये तो बहुत ही बड़ी यू नो अचीवमेंट भी है उसके लिए भी और माँ बाप के लिए भी, कि माँ बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है कि हमारी बच्ची ने कुछ मुकाम हासिल करी। बट हाँ, ये है ज़रूरी है कि वो मुकाम हासिल करने के बाद आप उस मुकाम पर पहुँचने के बाद अपनी जो ग्राउंड लेवल है, जैसे हम लोग का बेसिस है, उसे नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बेटी एक मुकाम पे अगर पहुँचती है और फिर उसकी शादी करते हैं, नो डाउट वो पढ़ लिख लेगी। देखिए नसीब में तो बहुत सारी चीज़ें होती है और जैसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जोड़े बने हुए आते हैं, तो इंशाल्लाह नसीब भी अच्छा होगा और शौहर भी अच्छा मिलेगा। बट शादी करने की वजह से आप उसको नहीं पढ़ाओ, कहीं आगे बढ़ने नहीं दो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं ये कहूँगी कि माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, उनको बल्कि अपनी बच्चियों की तरफ ये तवज्जो देना चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि वो कल को ये नहीं सोचे कि हमारे माँ बाप के घर में हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, हम पीछे रह गए, हम करना चाहते थे कुछ, हम पढ़ना चाहते थे, हम ये चीज़ हासिल करना चाहते थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमने करने नहीं दिया। तो दे शुड नॉट हैव एनी ब्लेम कि हाँ बच्चियाँ कल को उनको बदनाम करें कि हमारे माँ बाप की वजह से हम नहीं पढ़े। तो ये नज़रिया ज़रूरी है और ये इंशाल्लाह मेरी कोशिश या मेरा कहा ये रहेगा कि माँ बाप इस बात को ध्यान रखें और अपनी बच्चियों को और बेटों को भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चियों को डिस्करेज नहीं कीजिए, एनकरेज कीजिए। सोच जो हमारी होती है वो हम सोच से ही विरासत बनाते हैं। तो ऐसी क्या सोच है आपके पास जो आप चाहेंगी कि मैं वो सोच एक विरासत में कन्वर्ट करके दे के जाऊँ इस दुनिया को, वो क्या सोच है? फ्रैंकली स्पीकिंग इट वुड बी पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ जो आप मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही अहमियत रखती है, पेशेंस एंड देन ट्रस्ट इन अल्लाह ताला सुब्हाना ताला। बहुत बड़ी बात है और मतलब इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जिसकी वजह से मैं हमेशा पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। समझ लीजिए कि मेरी पूरी ज़िंदगी जो है, आई एम 56 नाउ, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेशेंस के ज़रिए ही मुझे हासिल हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज़ देखिए ये एक ऐसा सब्र बोलते हैं ना उसको, पेशेंस को सब्र बोलेंगे, तो सब्र एक ऐसा मादा है जो अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मेरा ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पे पहुँचूँगी, फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बिकॉज़ जब ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस हुआ, मैं एडवोकेट बन गई, ठीक है बन गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस होगा, फिर मैं इसमें जाऊंगी, इसमें पार्टिसिपेट करूंगी, इसमें लोगों को रिप्रेजेंट करूंगी और फिर इस माहौल तक पहुंचूंगी। रिप्रेजेंट भी करने लग गई, लेकिन बस उस वक्त कर रही थी कि नहीं, मुझे लगा दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई प्रोफेशन और मुझे जो है वो गरीबों को हेल्प करना है, उनको बिकॉज़ लीगल एडवाइस देना, उनके लिए काम करना, वो मेरे लिए एक मेरा एम था। मतलब दैट केस वाज माई कि हाँ मैं उन लोगों का साथ दूं। देखिए जो फ़ैसला होता है कोर्ट का, दैट इज़ अप टू द कोर्ट, आई कैन नॉट से एनीथिंग इन दैट, बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, मेरा अपना जो है, मैं जो बेस्ट पॉसिबल है वो मैं करूं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए। तो उस वक्त भी मैंने हमेशा सबसे यही कहा है कि आप सब्र से काम लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। और ये सब्र ही ऐसी चीज़ है जो आगे चल के, सब्र थोड़ा देर आए दुरुस्त आए वैसा हिसाब हो जाता है हर किसी के लिए,
लेकिन बहुत मीठा रहता है उसका फल। दैट रूट्स, जो फ्रूट आपको मिलता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी स्वीट। स्वीट इन द सेंस कि वो स्वीटनेस कुछ अलग ही होती है, जो आप ऐसे बयान नहीं कर सकते, वो आप फील कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हो। तो मेरे लिए ये केस एक सब्र का एक इम्तिहान था, जो 2013 में, अर्लियर भी 2006-2007 में जब रिज़ल्ट आया और जो 23 लोग बरी हुए, उसमें 12 क्लाइंट्स हमारे थे, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसमें एक आपको ये बात कहूँगी मैं, दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब मैं ये केस में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उस वक्त स्टार्टिंग में डिवीज़न बेंच था, 2 जजेस थे, जस्टिस साता शिवम एंड जस्टिस BS चौहान, डॉक्टर BS चौहान। तो बिकॉज़ मैं भी उनके लिए न्यू थी, तो उनका ऐसा एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव वाला था, बिकॉज़ डिफेंस एडवोकेट और एक्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट ऑल्सो ताड़ा एक्यूज़, तो सबका नज़रिया एक अलग ही होता है कि कैसे उनको देखते हैं। बट जब मैं उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी और मैंने केस रखा और थोड़ा बहुत वो जानने लग गए मुझे, 1 महीना हो गया, तो फिर देवर वेरी अच्छा रेपो बन गया था उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर जैसे कुछ रहता था ना, कोई एडवोकेट, दूसरा एडवोकेट किसी और क्लाइंट के लिए अगर आर्ग्यू करता था, तो फिर उनको बोलते थे, यू कॉल द ट्रायल एडवोकेट फरहाना, शी वॉज हियर, शी नोज एवरीथिंग, शी विल गाइड यू प्रॉपरली। तो ये एक चीज़ बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब 21 मार्च 2013 को जब उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया ये मैटर का, उस वक्त तो मैं बहुत, आई वॉज़ वेरी मच स्केर्ड, बिकॉज 10 लोगों का डेथ सेंटेंस का जजमेंट होने वाला था। तो मैं बहुत हर किसी के दिल में थोड़ा खौफ रहता है। हालांकि अल्लाह ताला पे मुझे हमेशा ही भरोसा रहा है कि अल्लाह ताला जो भी करे वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही होगा और अच्छा ही होगा। बट फिर भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है ना कि थोड़ा डाउट रहता है कि पता नहीं क्या होगा। बट जब उन्होंने जजमेंट सुनाना शुरू किए ना, तो उन्होंने कहा कि पूरे कोर्ट के सामने, यस मिसेस शाह, वी हैव एक्सेप्टेड योर आर्ग्यूमेंट्स एंड वी कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू लाइफ। तो वो मेरी खुशी का पार नहीं रहा, मैं तो कोर्ट में ही रोने लग गई थी कि अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी, मतलब दैट वाज रियली पेशेंस विच हैड गिवन मी सच अ गुड फ्रूट कि अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज कुछ भी हो सकता था वहाँ पे। जो है इतने लोग वो बॉम्ब ब्लास्ट केस में मरे थे, और इतने लोग, मतलब जो है फांसी की सज़ा से उनका कम्यूट होके लाइफ होना, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उनके लिए तो बहुत बड़ी रिलीफ थी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और फिर वो जजेस का ये सेंटेंस, दैट वाज माय ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, which I can never forget. तो patience is very important as far as my own personal life is concerned. उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला के ऊपर पूरा भरोसा, फेथ रखना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दुआ करना कि अल्लाह ताला जो भी करता है वो बेहतर ही करता है। तो that is the thing which I have always kept in my mind, and I always believe, and I would like that people also should follow, especially the youngsters, because आज के दौर में लोगों के पास पेशेंस नहीं है, very impatient, हर मामले में impatient हो जाते हैं। थोड़ी भी उनको ये नहीं रहती है कि हाँ we should wait for something, नहीं, हर किसी में बस भागने की, हर जगह भागने की जल्दी रहती है। हर करियर में ऐसा रहता है कि नहीं, हमें सबसे पहला ये हो, हमें सबसे पहले ये मिले। आँखों से जो हम देखते हैं, क्या वो सच है? या कानों से हम सुनते हैं, क्या वो सच है? तो फिर सच क्या है? सच किसको बोलते हैं हम? आप मतलब जो माहौल है उसके बारे में पूछ रहे हैं? Right. आज के माहौल के बारे में। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगी कि तहकीक ज़रूरी है इसमें,
बिकॉज़ देखना और सुनना तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखने के लिए तो मोबाइल पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें सुन लेती हूँ, सुनने के लिए भी सुन लेती हूँ, देखने के लिए भी देख लेती हूँ। आप मुझे कुछ बताओगे, वो मुझे कुछ बताएंगे, तीसरा पर्सन कुछ और बताएगा, लेकिन उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये मुझे खुद को सेटिस्फाई करना है, मुझे खुद को जानना है, मुझे खुद को तहकीक करनी है। बिकॉज़ हम हर किसी के कहे सुने पे नहीं जा सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हो कि ये बंदा बोल रहा है वो सब सही है या ये बंदा दिखा रहा है वो सब सही है। आपका अपना नज़रिया खुद होना चाहिए इसके लिए। तो नज़रिया जानने के लिए यू शुड नो हाउ टू इन्वेस्टिगेट या यू शुड नो हाउ टू डू इंक्वायरी अबाउट द सेम एंड हाउ टू कम टू अ कंक्लूजन। नो डाउट जैसे अभी देखिए ना कितने मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ट्विटर पे लोग ट्वीट करते रहते हैं। कुछ लोग है ना उसी में घिरे हुए हैं, है ना। व्हाट्सएप पे आया तो मुझे ये मैसेज आया तो सबसे पहले मैं इसको फॉरवर्ड करूं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इट शुड नॉट हैपन बिकॉज हर कही सुनी बात या हर फॉरवर्ड की हुई बात सही नहीं होती है। इससे माहौल और ख़राब होता है, इससे माशरा और ख़राब होता है, लोगों के दिमाग पे असर कुछ और ही होता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, लोगों की सोचने की ताकत चले जाती है। आप है ना खुद सोचोगे नहीं, बस आपको ये रहेगा मुझे ये मैसेज आया मैं इसको फॉरवर्ड करूँ, उसको फॉरवर्ड करूँ, 10 लोगों को भेजूँ, 20 लोगों को भेजूँ। दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप बस सिर्फ फॉरवर्ड करने में ही लगे रह जाओगे। यू आर अ मैसेंजर बॉक्स के मैसेजेस करते रहो, मैसेजेस करते रहो, मैसेजेस करते रहो पागल के साथ। कितनी सारी चीज़ें यू शुड इग्नोर करना चाहिए। या आपको लगता है कि नहीं इस पर जानना ज़रूरी है तो आप अपने हिसाब से इंक्वायरी करो। आपके अगर एरिया में, जैसे अभी हमारे एरिया में कुछ हो रहा है, किसी ने भेज दिया और मैं फॉरवर्ड करते रहूँ बिना देखे सोचे बिना समझे, अरे पहले मैं जाके देखूँ तो सही वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसी ने ऐसे भेज दिया और मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो दैट इज़ नेसेसरी। तो आज का यूथ बस फॉरवर्ड करने में और ट्वीट करने में लगा हुआ है। अरे आप तहकीक नहीं करोगे, जानोगे नहीं, जब तक सीखोगे कैसा, उसका मुकाबला कैसे करोगे, जब तक आप खुद नहीं, बस खाली एक मैसेंजर बन के रह जाओगे, फॉरवर्ड करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो। दैट इज़ स्टुपिडिटी, रियली स्टुपिडिटी, नथिंग एल्स। ज़िंदगी एक जर्नी है और इस जर्नी में हम लोग सीखते जाते हैं, हर चीज़ को लर्न करते जाते हैं, लेकिन ऐसा मौकाम आता है ज़िंदगी में कि हमको बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है जिसको आपने अनलर्न किया? बहुत ही पेचीदा सवाल है, बट खैर एक अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी ये वाले सवाल के लिए जवाब ये रहेगा, इट वाज कसाब्स केस विच आई हैड टू डू, बिकॉज कसाब वाला मैटर जो था वो भी डेफिनेटली हम लोग, इनफैक्ट ट्रायल के वक्त भी मुझे कहा गया था फॉर कमिंग फॉर द ट्रायल पर्पस, लेकिन मैंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। बिकॉज़ मैं है ना, मेरे दिमाग में वो था कि मैं ऑलरेडी 14 साल आर्थर रोड में गुजार चुकी हूँ बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, फ्रॉम 1994 टिल 2007। अब मैं वापस वो आर्थर रोड वाले माहौल में नहीं जाना चाहती थी, मैं थक गई थी उस माहौल से, तो मैं नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने ट्रायल के प्रोसीजर के लिए मना कर दिया था। लेकिन देखिए अल्लाह ताला की शान, या अल्लाह ताला चाहते हो कि हम ही उसके केस में आगे जाएं। तो जब ट्रायल को से कन्विक्शन हुआ कसाब को, फिर वो हाई कोर्ट में अपील आई, तो उस वक्त जस्टिस JN पटेल वॉज एक्टिंग चीफ जस्टिस, उन्होंने हमारा ही अपॉइंटमेंट कर दिया, हमारा और एडवोकेट अमीन सोलकर सर का। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है कसाब को अपील में, ठीक है। कोर्ट का कहा और स्पेशली पटेल साहब का कहा तो मैं कभी भी मना नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ द वेरी फर्स्ट ब्रीफ जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने ही मुझे दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से हम आगे हमारा प्रोफेशन चला है। तो उनका कहा तो मैं कभी नहीं टाल सकती, तो रिप्रेजेंट किए। बट वो केस में ना ऐसे लोगों का सबका नज़रिया था कि इट वाज ओपन एंड शट केस, बिकॉज़ कसाब को देखा गया था फायरिंग करते हुए यहाँ वहाँ ये वो, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी ना
वो हमारे दिमाग को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। जैसे कि हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड मांगा था, फिर हम चाहते थे, बिकॉज़ कसाब को, आपको अगर याद होगा तो कसाब को कहा गया था कि वो पाकिस्तानी है ना। और जब स्टार्टिंग में वो पकड़ा गया था, अरेस्ट किए थे, तो उसके बाद उसके माँ बाप को दिखाया गया था कि वो इंटरव्यू दे रहे कि हमारा बेटा है, माँ को दिखाया गया था एंड ऑल, एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो गए। दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज आप दिखा रहे हो पाकिस्तानी है, ये है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ये एप्लीकेशन रखा था कि एटलीस्ट यू नो उनका नज़रिया, बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हो और उसका नाम हो और उसने ये सब करने के लिए आ गया हो, बट इट वॉज यू नो समथिंग विच वॉज अ ब्रेन वॉश। अच्छा। तो हम चाहते थे कि वो इंडियन गवर्नमेंट ले लो, एनजीओ ले लो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले लो, वहाँ के एनजीओ ले लो, वहाँ का कायदे कानून का वो ले लो, और मतलब उसके पीछे की थ्योरी क्या थी, वाई सच अ थिंग, वेदर ये कुछ सही हुआ था, ब्रेन वॉश हुआ था, या वो क्या करता था, क्या नहीं करता था। तो बट द ऑनरेबल कोर्ट हम लोगों की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया था। और फिर कुछ रिकॉर्ड भी थे, जो पुलिस ऑफिसर्स जो मारे गए थे उनका भी जो था, उनकी भी हम लोग डिटेल्स चाहते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी नहीं आई। और भी बहुत सारे लूप होल्स थे। खैर वो एक मतलब सोसाइटी का एक माहौल बन गया था उस वक्त के, एवरीबडी हैज़ सीन, इट वाज ओपन एंड शट केस। तो यू नो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि जजेस को टू टेक इनटू कंसिडरेशन द एंटायर सोसाइटी एंड देन पास अ जजमेंट, ऐसा हो जाता है। तो ये केस में कुछ ऐसा ही हुआ कि लोगों का नज़रिया देख के और सोसाइटी का ओवरऑल व्यू देख के उस चीज़ को बरकरार रखे और फांसी की सज़ा को बरकरार रखे। तो ये चीज़ हमारे जहन से कभी जाएगी नहीं कि इस चीज़ को हमको अनलर्न करना पड़ा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में, और हम भी बहुत मुतासिर हुए आपकी लाइफ जर्नी से, और आपने जो जो भी कहा है वो एक पत्थर की लकीर की तरह हमारे जहनों पे तराश किया है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आज के यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करे, तो व्हाट इज़ दैट मैसेज? आज का यूथ, आई थिंक दे आर अवर फ्यूचर्स। तो द फ्यूचर शुड बी लाइक यू नो लाइक अ माउंटेन। उनको एक माउंटेन के जैसा होना चाहिए। उनको ऐसा रहना चाहिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ़ आए, कुछ भी आए, हमको हर किसी का सामना करना है। और हर किसी का सामना करने के लिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम जाने, समझे और सीखें। तो जानना, समझना और सीखना क्या है, वो हम अपने काम से ही सीख सकते हैं, दूसरों के काम से सीख सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आज मैं जिस मुकाम पे पहुँची हूँ, तो ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं एट ईच एंड एवरी स्टेज आई वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर मस्ट बी अ थिंग, लाइक कहीं छोटी सी गलती मुझसे भी हुई हो, लेकिन उस गलती को समझना, उस गलती को एक्सेप्ट करना, और फिर उस गलती वो दोबारा नहीं हो उसके ऊपर वर्क करना, ये ज़रूरी है। तो उस गलती को सुधारें, आप गलती को एक्सेप्ट करें। आप गलती को एक्सेप्ट करोगे तो कोई छोटे नहीं हो जाओगे, कोई आपको मार नहीं देगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैंने ये गलती करी है, आगे चल के मुझे ये गलती नहीं करना है, आगे चल के मुझे इसको सुधारना है, आगे चल के मुझे इससे और तराशना है ताकि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूं, और अगर कोई और करे तो फिर मैं उससे भी कुछ राय मशवरा दे सकूं और बता सकूं कि दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। तो दिस मैसेज विल बी कि अ यूथ ऑफ टुडे इज़ अवर फ्यूचर। They should be bold, no doubt about it, but on the same line they should have patience, as I've said earlier. They should have trust in Allah, God, Ishwar, whatever they believe, no doubt about it, and they should respect the elders, they should respect the colleagues, they should respect the women,
दे शुड रिस्पेक्ट द लेडीज़, बिकॉज अगर आपकी बहन के साथ कोई गलत करेगा तो आपको बुरा लगेगा, तो यू शुड ऑल्सो थिंक दैट आप भी किसी बहन के साथ, किसी और की बहन के साथ कुछ गलत ना करो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और गलती मान लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट गलती को सुधारना एक बहुत बड़ी बात है। तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि हम गलत करें, नो डाउट, बट उसको एक्सेप्ट करें और उसको सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़े। सो यू शुड मोटिवेट योर सेल्फ टू गो अहेड, नॉट टू स्टे वेयर यू आर, यू शुड गो अहेड एंड टू बी लाइक अ माउंटेन एंड फेस ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये थी हमारी मेहमान एडवोकेट मैडम फरहाना शाह। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि